हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम एनवायरनमेंट का टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत टाइम से लोग कह रहे थे कि एनवायरनमेंट की क्लास नहीं हो रही। हालांकि आज से 8 से 10 दिन पहले भी मैंने एक मैराथन क्लास ली थी एनवायरनमेंट की। तो आज भी मैंने कहा कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं एनवायरनमेंट यूनिट से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि कैसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तभी तो पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो पढ़ने में मजा क्या आएगा। तो जरा सब लोग ध्यान देंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये आपका अपना चैनल है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर लो। इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी ये डायरेक्टली वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाइए, जितना कंटेंट है उसको डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू करिए। चलिए बताती हूँ इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई होप आप सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा। कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? कब आया था ये वाला क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन आया था 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में। 2022 के क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं उसमें भी आया है, और 2021 में भी, यानी एनवायरमेंट टॉपिक से कंटिन्यू आता है। तो कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? तो सही आंसर था मिथाइल क्लोराइड। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? जरा हाथ अपने अपने रेस करिए। अन अकेडमी पे शाम को 7 बजे क्लास रहती है, फ्री लाइव क्लास है, सब लोग अटेंड करो। और ये समझो कि अन अकेडमी की जो क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। वहां पर आप आइए, पोल चलेगी, आप क्वेश्चन के आंसर देखिए, अपना लीडर बोर्ड देखिए, आप देखिए कि आपका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे, एमसीक्यूज, थ्योरी क्लासेस, सारा कुछ ये जो हमारा बेस चैनल है इसी पे ही मिलेगा, ठीक है। तो चलो, सबको पता है इसके बारे में। अब यहां से क्वेश्चन आया था ओजोन क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतला होने से है, जिसका मुख्य कारण क्या है? जो ओजोन डिप्लेशन होता है किसकी वजह से होता है? सवर्णो नसरीन, जल्दी आंसर करो। किसकी वजह से होता है ओजोन डिप्लेशन? आपके सामने ओजोन डिप्लेशन से, आपके जो है ओजोन क्षरण से क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन की परत है कंटिन्यू पतली हो रही है या हल्की हो रही है, उसका क्या रीजन है? जिसको भी क्वालिफाई करना है एग्जाम वो लोग आंसर करेंगे, और जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम नेट एग्जाम में बैठे, जो मैम कह रही हैं सिर्फ हम उसको सुने, तो वो तो अलग बात है। बी ऑप्शन नहीं बताना है बेटा, हमें बी ऑप्शन नहीं जानना है, आंसर तो सामने ही लिखा है। हमारे को आपको ये बताना है कि आप ये मुझे बताइए कि जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है या छेद हो रहा है या वो पतली हो रही है, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? हिंदी शर्म मत करिए, इंग्लिश में शर्म मत करिए, जिसमें भी जो भी लैंग्वेज में आपको आंसर आता है उसमें बताइए। अभी सी वाला कौन है? कुछ बातें बेटा, ऑप्शन बी तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। ओजोन परत के क्षरण का, यानी ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है जिसकी वजह है औद्योगिक कल कारखाने तथा संसाधनों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वायु प्रदूषण। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, वो तो मिथाइल क्लोराइड लिखा है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आप क्या बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो? मान लीजिए ठीक है, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप देने गए इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या हुआ, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने सुना ही नहीं क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ पर सिंपल सा आंसर था, ऋषिकेश अनुराधा। बेटा बहुत ध्यान से, हिंदी आती है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आता है इंग्लिश में लिखिए, किसी में भी लिखिए। रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण औद्योगिक कल कारखाने, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है। एक क्वेश्चन और देखिएगा स्क्रीन पे, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण हो रही है?
इस क्वेश्चन का जरा आंसर करिए। अगर आपकी इन्वायरमेंट की अच्छी तैयारी है और मुझे इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाना चाहिए तो आपका ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। और टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। किसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है? अनजले कार्बन, व्हीकल से निकलने वाले अनजले कार्बन। वेरी गुड दीपिका, आंसर करते चलो बेटा। सीएफसी पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सीएफसी का जो मेन सोर्स है वो क्या है? अगर हम आपसे पूछे क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली कहां से आती है तो क्या बताएंगे आप? सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन के साथ में जो आपसे चीजें पूछी जा रही है उस पर ध्यान ही नहीं है आपका। ओजोन की क्षय वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी, ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन ट्रेक्टा क्लोराइड के उत्सर्जन के कारण है। अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? जेट, फॉग और क्या? एसी, फ्रिज। वेरी गुड, रेफ्रिजरेटर हो गया, उस पर भी जो आपका जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है, ये हम एनवायरनमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में 2021 में एनवायरनमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मतलब कहने का ये है कि अगर टेस्ट मैच चल रहा है तो आपकी प्रैक्टिस भी टेस्ट मैच के जैसी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए वनडे इंटरनेशनल चल रहा है तो आपकी वनडे इंटरनेशनल की तरीके चलना चाहिए। जैसा भी पैटर्न हो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस पढ़िए। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का जो सही क्रम है वो क्या है? इस बार पीएम 2.5 से क्वेश्चन आया था। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन्होंने क्रम पूछ लिया है पीएम 2.5, पीएम 10, एसओएक्स, पीबी, जिसको कि आपको जब मैं ये पीडीएफ दूंगी जिसमें आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि जो सही क्रम है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है? PM10, फिर SO2, फिर PM 2.5 और सबसे निचला स्तर है पीबी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पीडीएफ आप सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। और देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाले समस्या के रूप में समझा जाता है जिसमें नुकसान की संभावना कम होती है? क्वेश्चन नंबर 61, मान लीजिए आप बैठे एग्जाम में, आपके सामने क्वेश्चन आ गया ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परसीव्ड रिलेटिवली अ लो राइज प्रॉब्लम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो आप क्या आंसर करोगे? राधे कृष्णा, किसमें? टेलीग्राम पे किया था? टेलीग्राम पे किया तो मुझे वहां पर अपना जो यूट्यूब की आईडी है वो भेज देना बेटा। जिन्होंने टेलीग्राम पर मेंबरशिप ली है वो अपना जो यूट्यूब की आईडी है वो मेरे को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। थैंक यू नसरीन। सचिन, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। किसमें सबसे कम जोखिम होता है? तो सही आंसर है रेडियोधर्मी नाभिकीय कण। रेडियोधर्मी नाभिकीय कण को मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में जाना जाता है। यानी अगर यहाँ पर कोई जोखिम होगा तो वो रेयर केस में होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इसको रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं जो उसका ध्यान रखा जाता है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हानिकारक होते हैं, उनको उतनी प्रोटेक्शन में रखा जाता है जिससे नुकसान की कम गुंजाइश है एज कंपेयर करें अगर हम दूसरी चीजों को। फिर एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट हैव एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज क्लाइमेट चेंज, यानी किन प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलर मैटर यानी PM 2.5, ओजोन, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। जिन्होंने टेलीग्राम पर, कई लोगों का यहाँ पे नहीं हो पाया मेंबरशिप, तो डायरेक्टली वहां पर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो वो लोग मुझे यूट्यूब की आईडी टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। अभी मैं ओपन कर दूंगी अगर उसमें चैट ओपन नहीं है तो। आंसर करना शुरू करिए सब लोग। इस तरीके के ऑप्शंस होंगे और आपको ऑप्शंस को चूज करना है। जलवायु परिवर्तन मनुष्य के स्वास्थ्य पर किन प्रदूषकों का सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। कणाकार पदार्थ और ओजोन का, कणाकार पदार्थ जिसे हम PM 2.5 और ओजोन O3 प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। कणाकार यानी पर्टिकुलर मैटर का उपयोग सांस लेने योग्य कणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया से बने होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर जो मैटर है ये किससे बना होता है? सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया से। ओजोन का निर्माण वाहनों, उद्योगों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के साथ अभिक्रिया से बनती है ओजोन। मतलब यहाँ पे आप ये भी देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आएंगे, आ रहे हैं, और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। The abbreviation NMSHE in the context of climate action plan of Government of India stands for। ये वाला क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, आंसर करो जरा इस क्वेश्चन का। यहां सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। लालमन क्लास स्टार्ट हो गई थी बेटा, हो गया है 5-10 मिनट, आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन है NMSHE। देखो टेंशन मत लो, सारे के सारे PYQ मुझे करवाने हैं, मुझे खुद टेंशन है उस चीज की। कुछ PYQ मैं अनअकैडमी पे भी करवा रही हूँ, वहां पर मैंने आज जो है 14 अक्टूबर का करवा रही हूँ रिवीजन के तौर पे, बाकी यहाँ पर भी मैं करवाऊंगी, टेंशन मत लो। सारे PYQ भी होंगे, MCQs भी होंगे और थ्योरी भी साथ साथ कवर होती जाएगी। बस सपोर्ट के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो एज अ मेंबर और वीडियो को एक लाइक जरूर करो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। कितने लक्ष्य हैं इसके? अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, बिल्कुल ठीक है। किसका लक्ष्य है? NAPCC का है। और इसके लक्ष्य कितने हैं ये कोई बताएगा मुझे? दीनदयाल, बताओ बेटा कितने लक्ष्य हैं इसके? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE के कितने गोल माने गए हैं? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुड इवनिंग सुधीर। 8, वेरी गुड रुखसार, वेरी गुड जॉब बेटा। 8 माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा उसको भी आपको याद रखना है। अक्षु वेरी गुड, 8 होते हैं। पवन ने भी सही आंसर किया। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो 7 दिख रहे हैं भाई। 7 होते हैं कि 8 होते हैं? 8 होते हैं, बट आई थिंक इसमें इन्होंने एक मिस कर दिया है। 8 होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं कि 8 होते हैं, एक बार कंफर्म करके बताना। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें 7 है। अब आप बताएंगे कि 8 होते हैं कि 7 होते हैं। थैंक यू साबिया। आयुषी, अभी मैं कल लिंक भेजूंगी आप लोगों को क्लास की, तब आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे सब लोग बने रहो क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं शेयर करूंगी और फ्री क्लासेस हैं, तो आराम से सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और PDF तो डाउनलोड कर लेना तुरंत ही। चलो, अब आपने PYQ देख लिया मैडम, PYQ देख लिया, अब क्या करें? अब भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, टाइम बचा नहीं है, 21 फरवरी से एग्जाम है। क्या करना है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इस PDF में MCQs भी मिलेंगे प्लस
PYQ जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, प्लस थ्योरी यानी जो एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि और क्वेश्चन बनने की संभावना है। तीनों ही चीजें यहां मिलने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना शुरू करिए अब। विच इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है वो क्या है? मान लीजिए आपसे डायरेक्ट वैसे ना पूछकर यहाँ इस O2 N2 के हिसाब से पूछ लिया तो क्या करेंगे? मजा आया था क्लास में? फिरदौस, इसलिए बेटा वहां पर मैंने एक्चुअली मैसेज को अभी वो रखा था, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, प्रॉपर जो क्विज है वो नहीं हो पा रही थी, बट अभी मैं ओपन कर दूंगी, आप लोग पार्टिसिपेट करना। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण मैंने कहा, जब ही अनअकैडमी का कल मैं लिंक शेयर करूंगी, सब ज्वाइन करना और देखना लीडर बोर्ड में आप लोग का कौन से कितने नंबर पे नाम है, प्रैक्टिस कैसी है आपकी, ठीक है? चलो आंसर करो इस क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, CO2 H2O द्वारा IR किरणों का पुनः विकिरण। ऑप्शन नंबर 3, रेडिएशन ऑफ IR रेज बाय CO2 एंड H2O। सीधा सीधा ना पूछ के CO2 H2O पूछ लिया, फिर क्या करेंगे भाई? करना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर? CO2 H2O द्वारा IR किरणों का पुनः विकिरण ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। इंफ्रारेड विकिरण को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। हम लोग क्या करते हैं जब क्वेश्चन पेपर आता है, रंजीत बेटा, जब क्वेश्चन पेपर आता है, जब हमसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पूछा जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। कितने लोग जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में? इंफ्रारेड विकिरण को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। सूर्य लगातार सभी दिशाओं में सौर विकिरण भेज रहा है। पृथ्वी की सतह वायुमंडल तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश या तो अवशोषित होता है या परावर्तित होता है। अवशोषित ऊर्जा इंफ्रारेड के रूप में पुनः विकिरण होती है, जिसे दीर्घ तरंग विकिरण भी कहा जाता है। सौर विकिरण दृश्य प्रकाश सहित शॉर्ट वेव उच्च ऊर्जा विकिरण है, सही है कि नहीं पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 2000 15,000 नैनोमीटर के बीच विभिन्न तरंग दैर्घ्य पर ऊर्जा को अवशोषित करती है, एक सीमा जो इंफ्रारेड ऊर्जा के साथ ओवरलैप करती है। ग्रीन हाउस देखो इतना ज्यादा डीप तो नहीं आएगा, बट यस जो मेन पॉइंट है, जो हाइलाइटर है, उनको आप जरूर, जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है, इनको जरूर पढ़ लेना। पढ़ तो पूरी PDF ही लेना, लेकिन फिर भी जो हाईलाइट है उनको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए अब। पिछले 100 वर्षों में वैश्विक समुद्र स्तर की अनुमानित वृद्धि 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो निम्नलिखित में किसका इसमें अधिकतम योगदान है? मान लीजिए जो कौन कौन आ गया भाई? रायमनी, ग्रीन हाउस गैस, सुनील ग्रोवर नमस्ते बेटा। ग्रीन हाउस गैस पढ़ा पढ़ा कर मैं ही थक गई हूं। ओहो, ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा ली हैं, तो यशिका बताएगी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है आपके सामने, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। पूर्णिमा आंसर करो बेटा। यानी समुद्र, देखो क्वेश्चन को सेम चीज पूछी गई है, बस इन्होंने ये पूछ लिया कि समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है, अगर इसको सीधी तरीके से समझो, जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? कोई बात नहीं सरिता। प्रियंका आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी सब लोग, और वीडियो को लाइक करते जाओ। समुद्र के पानी का थर्मल विस्तार, ग्लेशियर आइस कैप पिघल रहे हैं, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पतली हो रही है, या मानवीय गतिविधियों के कारण स्थलीय जल भंडारण में परिवर्तन होता है। अब होता क्या है, जैसे अभी आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देख रहे हो सकता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई महासागरीय जल का ऊष्मीय विस्तार होना, महासागरीय जो जल है, थर्मल एक्सपेंशन यानी जो ओशियन वाटर है, उसमें कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ रही है।
थर्मल का विस्तार हो रहा है समुद्र के पानी में। अगर ये कंटेंट आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आराम से, चाहे वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो मैचिंग वाला क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हो, आराम से कर लो। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ध्रुवीय बर्फ की टोपी ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बनता है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। समुद्र का अगर ताप बढ़ रहा है, समुद्र के आसपास का, यानी धरती का ताप भी बढ़ रहा है, और जब वो भी बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो स्तर है बढ़ जाएगा, और इसे क्या कहा जाता है? थर्मल विस्तार कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाली भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। महासागरों के गर्म होने से समुद्र जल का विस्तार होता है। टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी दीपक, ये जितनी भी पीडीएफ हैं सारी की सारी अपलोडेड हैं वेबसाइट पे। सिर्फ आपको जैसे यूजीसी नेट को सर्च करने वेबसाइट पे जाते हो ना, ऐसे ही हमारा जो चैनल है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, जैसे ही आप इसको टाइप करोगे ऑलरेडी गूगल आपको वहां तक पहुंचा देगा। वहां पे जाके डायरेक्टली जितनी भी पीडीएफ है, ना सिर्फ इस बार की, पिछले साल की भी सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? एक मिनट रुको जरा सा, बैटरी आई थिंक चार्ज करने वाली है। चलिए, अतिरिक्त जानकारी सब लोग पढ़ते जाएंगे, क्या क्या इसमें है, कितने तक का यहाँ पे समुद्र तल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारा कंटेंट है आपके सामने इंग्लिश में और हिंदी में। अगला क्वेश्चन दिखा रही हूं अब, क्वेश्चन नंबर 3, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, चलिए आंसर करिए। रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अभी अभी आप लोगों ने पढ़े, उसका परिणाम क्या होता है ये बताना है आपको। कल परसों वाली भी मैंने अपलोड कर दी सरिता, अभी मैं दिखा देती हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव का जो परिणाम है वो कैसा होता है। थैंक यू अहिरवार। यहाँ पर ख्याति बच्चे आप देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर, क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में मिल रहा है, हिंदी में मिल रहा है, एज वेल एज आपको जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है वो भी इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में मिल रहा है। क्योंकि टाइम का शॉर्टेज रहता है, उतने ही टाइम में मुझे दोनों चीजें दिखानी है, जिसकी वजह से हो सकता है मैं हिंदी में आपको करवाऊं या इंग्लिश में करवाऊं, लेकिन ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, जिसकी वजह से आप आराम से जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी की कुछ बाहरी ऊर्जा को रोक लेती हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक ताप है। ठीक है, ये समझ में आ रही है? की पॉइंट्स, ये जो की पॉइंट्स है ना, इसलिए नहीं है की पॉइंट्स की आपने देखा और खत्म हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जाएं वो आप बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए? पॉसिबल नहीं है। जब तक आप कोई चीज खुद से नहीं करोगे आपको चीज नहीं आएगी। सोनिया वेबसाइट पे बेटा चेक करो, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी देख सकते हो, मैंने लिंक डाली हुई है। अच्छा एक बात बता दो, मान लो ख्याति है, ठीक है, अब ख्याति को मान लो स्कूटी सीखनी है या स्कूटी चलानी है, तो क्या होगा? स्कूटी चलानी है तो मान लीजिए उसको दीपक ने मान लो ट्रेन करना शुरू कर दिया। ठीक है, दीपक ने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि चल भाई बहन अपन जो है स्कूटी सीखेंगे, लेकिन ख्याति को स्कूटी आएगी कब, चलानी कब आएगी? जब उसके हाथ में, खुद के हाथ में स्कूटी आ जाएगी। ट्रेनिंग हो गई, सब चीज है, तब तक वो आराम से कन्वीनियंट अपना करेगी कि हाँ भाई चलो दीपक संभाल लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके हाथ में एक्चुअली में स्कूटी आएगी, जब वो एक दो बार गिरेगी, उठेगी, है ना, टकराएगी, तो उसको चीजें समझ में आएंगी। सेम यहाँ पर जो आप स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हो, जो चीजें मैं समझा रही हूँ,
मान लीजिए 25% से 50% चीजें आपको समझ में आएंगी, बाकी की 25% कब समझ में आएंगी, जब आप उसको खुद से पढ़ेंगे। फिर जो 25% रह जाएगा, यानी 75% हो गया, अब बचा फिर से 25%। अब वो 25% आपका कैसे आएगा, जब आप उसका रिवीजन करिएगा, जब आप उसको दोबारा से पढ़िएगा तब आपको आएगा। अदरवाइज कितने मर्जी आप बुक्स पढ़ लीजिए, जितने मर्जी कंटेंट ले लीजिए, कितने मर्जी आप पीडीएफ ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये कंटेंट है आपके सामने है। 1 घंटे में मैं जानती हूं कि ज्यादा से ज्यादा 25% से 50% आपको समझ में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए जो मैं आपको पीडीएफ देती हूँ उसका रीजन ये रहता है कि चलो भाई 25 से 50% आपको आया, 25% जब आप उसको रीड करोगे, उसके बाद जब आप उसको रिवीजन करोगे, आराम से आपका 100% समझ में आ जाएगा। बिना पढ़े सोचोगे कि हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं भी बहुत आराम आराम से जहां जो चीज समझाने वाली है वो समझाती हूँ। बाकी आप लोग खुद इतने मेच्योर हो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक बच्चा होता है ना छोटा, उसको क्या किया जाता है ना कि जब तक उसकी उंगली पकड़ के रखो तब तक वो चलना नहीं सीखेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को स्कूटी का एग्जाम्पल दिया कि जब तक दीपक साथ में चलेगा, ख्याति अगर कहेगी मुझे स्कूटी चलानी आ गई है तो नहीं चलानी आएगी, उसको तभी चलानी आएगी जब दीपक उसके बैग से हट जाएगा। दीपक हट जाएगा जब वो अपने हाथ से खुद को स्कूटी को पकड़ेगी, जब वो 2-4 बार जाएगी, 2-4 बार गिरेगी, तब उसको आएगा। यही कंटेंट है, यही चीजें हैं, यही एजुकेशन है जो आपको भी आगे जब आप लेक्चरर बन जाओगे, प्रोफेसर बन जाओगे, आपको आगे पास आउट करनी है। ठीक है। भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि क्या चीज होती है? अभी अभी बताया था, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। आ रही है ख्याति? बच्चे समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए जब भी कोई भी चीज आपसे शेयर करी जाए, उसको सब मिलके पढ़ो। जो क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, उसको पूछो। पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सोनिया वेबसाइट पे है बेटा सारी की सारी। अच्छा एक चीज बताओ, चलो एक चीज बताओ, ठीक है, हम अन अकेडमी पे भी आ गए, ठीक है, अब मुझे एक क्लास वहां पे भी देनी है। अब मान लीजिए ये वाला यूट्यूब चैनल भी है, मुझे यहाँ पर भी देनी है। उसके अलावा जो मेरा फेसबुक है, वहां पर भी मेरा जो पेज बना है और जो ग्रुप बना है, जहां पर अगर मैं बताऊं आपको 117K सब्सक्राइबर हैं, वहां पर भी मुझे कंटेंट शेयर करना है। टेलीग्राम पर भी मेरे अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यूट्यूब में भी 80,000 के अबव हो गए हैं। तो अगर मैं पर्सनल पर्सनल सबको पीडीएफ दूंगी बेटा, तो मुझे ये बताओ कि मैं फिर क्या, कौन से प्लेटफॉर्म पर काम कर पाऊंगी? तो इसके लिए मैंने एक सोर्स बनाया, क्योंकि सब जगह स्टोरेज का इशू रहता है, तो मैंने वहां पर एक सोर्स बनाया वेबसाइट का, जहां पे किसी को कोई इशू नहीं है। डायरेक्टली यहां से आप कंटेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू नसरीन। यस, मैं रास्ता दिखाने, मैं कभी नहीं कहती हूँ बेटा आपको कि नहीं भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ। मैं आपसे यही कहती हूँ कि मुझे आपसे सीखना है, और आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं आपसे पूछती हूँ ना। अदरवाइज जैसे बाकी लोग करते हैं कि आए और बताया चले गए, मैं भी वही काम कर लूं तो हो गया मैटर क्लोज, नहीं होता ना ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसे क्वेश्चन भी कोई बना के दे दे तो मुझे बता देना जरा। बबीता नींद आ रही है? अच्छा बबीता का मान लो अभी सिटी इंटीमेशन आने वाला है, यानी कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर पड़ेगा, बबीता का पहले आ गया सिटी इंटीमेशन, मान लो कल आ गया तो क्या होगा? अभी ख्याति बेटा बिल्कुल मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं दोपहर की क्लास फिर से स्टार्ट करूंगी। आज दोपहर की क्लास नहीं ली मैंने आज, बट अन अकेडमी पे ली थी तो उसमें नहीं ले पाई। घर को भी देखना होता है यार, बहुत सारी चीजें हैं।
चलो कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो हम लोग कवर करते ही जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के जो मिशन है वो कौन से हैं? आंसर करना शुरू करिए अब। अभी अभी बताया था। थैंक यू तनवीर। जैसे ही मुझे फिर से बीच में टाइम मिलेगा या रिकॉर्डेड क्लास का टाइम मिलेगा, देन डेफिनेटली आई विल गिव यू बेस्ट क्लास। ठीक है, अभी अभी ये बताया था, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे रिपीट होके। हिंदी में देखो दीपक, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के जो मिशन है वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन भी था, हरित भारतीय मिशन भी था, राष्ट्रीय जल मिशन भी था, लेकिन सी और ई किसी को देखने को मिले क्या? सी और नहीं मिले तो यानी ऑप्शन नंबर ए बी डी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अभी आप लोगों ने देखे थे, जरा एक बारी फिर से इसको देख लेना कितने गोल हैं इसके। बाकी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दिया है आपने। 8 उप मिशन 2008 में शुरू किए गए थे, यानी 8 गोल हैं इसके, उसमें एक गोल मिस था यानी। ठीक है, 8 गोल हैं। कौन कौन से गोल हैं? 2008 में शुरू किया गया था। अब ये देखो, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, सतत आवास, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये नहीं था उसमें। अब हो गए पूरे 8। और क्योंकि ये भारत की तरफ से मिशन चलाए जा रहे हैं, दैट इज वाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। एनएपीसीसी के तहत 8 मिशन जो चलाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। एनएपीसीसी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कभी कभी क्या कर देते हैं ये लोग, पूछ लेते हैं ये पी जो है वो उसका क्या मतलब हुआ, या कब ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम, किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करना शुरू करिए। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ और पीडीएफ भी लेते जाओ। ये सारी पीडीएफ आप सभी के लिए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने हो चैनल के तो जल्दी से बन जाइए, ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एट प्रेजेंट। जल्दी ही पीवाईक्यू करवाऊंगी ज्योग्राफी का, लेकिन कंडीशन वही है कि देखने वाले उस हिसाब से होने चाहिए। जब मुझे लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं ज्योग्राफी के लिए, एग्री हैं, देन मैं स्टार्ट कर दूंगी 2022 का। बबीता नींद आ रही है अब तुम्हें? भाई फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी आना है सिटी इंटीमेशन, मान लो बबीता का पहला आ गया तो क्या होगा यार। वर्तमान में वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के घटते क्रम में महाद्वीपों के सही क्रम की पहचान करिए। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। फिरदौस साइकोलॉजी का ग्रुप है टेलीग्राम, ज्वाइन कर लो बेटा। सही आंसर देखिए, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बी डी सी ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यानी सबसे पहले आया एशिया, फिर आया आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आएगा यूरोप और लास्ट में आएगा अफ्रीका। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के घटते क्रम के जो महाद्वीप है उनका सही क्रम, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का, ऐसे ही वो सारी के सारी जितनी गैसेस है, या हो सकता है आपको वायु प्रदूषण के आधार पर जो भी सीक्वेंस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का विशाल बहुमत बनता है, लेकिन मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को थोड़ी मात्रा में भी उत्सर्जित होती है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के कारण ये गैसें निकलती हैं। कभी कभी ये लोग मैचिंग दे देते हैं और पूछते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है या जो कीवर्ड है वो क्या है, तो वो भी आपको बताना होगा। शेयर ऑफ CO2 इमिशन बाय कंट्री दिख रहा है सबको? सबको ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म करना जरा। चाइना 28% CO2 इमिशन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 23%, इंडिया 7%।
CO2 इमिशन का, ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा। अभी किसी को नींद आ रही हो तो जरा मुझे बता दो, क्योंकि 21 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है और हो सकता है जिसको नींद आ रही होगी अभी थोड़ी देर में ही उसका सिटी इंटीमेशन भी आ जाए, क्योंकि वो हफ्ता तो शुरू हो ही चुका है। जिसको भी नींद आ रही हो तो जल्दी से मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करना शुरू करिए जरा इस क्वेश्चन का। द ग्लोबल इमिशन, एक मिनट रुकना जरा। द ग्लोबल इमिशन बाय वेट of following primary pollutant from natural sources are maximum in case of, प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का वैश्विक उत्सर्जन किसकी दशा में अधिकतम है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? थैंक यू प्रिया। किसको क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी देखो मैंने तो फुल स्क्रीन कर दी भाई, फुल स्क्रीन है। किसको क्लियर नहीं दिख रहा अभी भी? वीडियो को एक बार बैक करके फिर से स्टार्ट करो, प्रॉपर दिखेगा। जिसको नींद आ रही है जरा अपने अपने हैंड्स अप करो जरा, देखे तो जरा कौन कौन ऐसा बच्चा है जो शैतान है, जो पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता है। प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का जो वैश्विक उत्सर्जन है किसकी दशा में अधिकतम होता है? सोनल सेन तुम्हें आ रही है? वेरी गुड। दिख रहा है शंभू? एस्पिरेंट को नींद आ रही है, वेरी गुड बेटा। अभी सिटी इंटीमेशन आ रहा है तुम्हारा, रुके रहो बस। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों का वैश्विक उत्सर्जन अधिकतम होता है। अभी क्या है ना कि अभी कोई मूवी लगा दो, KGF AGF लगा दो, अभी सबकी नींद गायब हो जाएगी। पठान मूवी लगा दो, सबकी मूवी चली जाएगी, है ना। लेकिन पढ़ाई का कंटेंट है तो उसमें तो नींद आनी लाजमी है ना। और वो भी इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अगर हम लोग इतने जागरूक होते पर्यावरण के लिए तो बात ही क्या थी। अच्छा एस्पिरेंट अभी आई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी एक्चुअली क्या है, ये जो एनवायरमेंट का टॉपिक है ना, इसमें जनरली बच्चों को नींद आने लगती है, आई नो। तो जब नींद आने लगती है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है और उस समय ये लगता है कि अब क्या करें। ग्रीन हाउस गैसेस दिमाग खा गई, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको ले गई, ओजोन लेयर ने तो डुबो ही दिया हमको, है ना। मन नहीं करता है फिर पढ़ने का, अरे यार क्या यार बोरिंग सब्जेक्ट आज मैडम पढ़ा रही है एनवायरमेंट। और फिर जब एग्जाम में आता है ना तो लगता है हे भगवान 2 नंबर पक्के हो जाते अगर मैंने एनवायरमेंट पढ़ लिया होता, काश मैंने 2-4 क्वेश्चन ढंग से देख लिए होते। अरे मैम ने तो सामने सामने दिखाया था कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, सामने ही तो थी उस समय, क्यों मैंने पलक झपका दी अपनी, क्यों झपका दी मैंने अपनी आंखें, सामने ही तो लिखा था स्क्रीन पे। साइकोलॉजी का भी करवाऊंगी शंभू, ठीक है ना। तो क्या है कि चीजें हमारे सामने रहती हैं, लेकिन होता क्या है हम सोने के चक्कर में उसको खो देते हैं। थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर उज्जवल ऊर्जा को अवशोषित उत्सर्जित कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC आदि आते हैं। औद्योगिक स्रोतों से जो ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं वो कौन सी हैं? मान लिया उन्होंने पूछा स्टेटमेंट में, औद्योगिक स्रोतों से जो गैस आती है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन। सही है कि गलत? पता होगा तो ही तो बताएंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड, औद्योगिक क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं। पलक नहीं झपकाना है, झपक गई 1 मिनट में तो देखो क्या कांड होता है। GHG स्थलीय विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली, चलो अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से मुझे बताओ जरा, औद्योगिक क्षेत्रों में यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो ग्रीन हाउस गैसेस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अभी बता दो जिसको जिसको नींद आ रही हो, अपने को क्या है।
एनवायरनमेंट के बारे में हमें नींद आ जाती है, और यही वजह है कि जो हमारी प्रकृति हमारे सोने की वजह से वो बेचारी भुगतती है, क्योंकि हम लापरवाह हैं, वहां पर भी हम लापरवाह हैं, यहाँ पर भी। जब हमें कोई चीज पढ़ाई जाती है तो हमें समझना नहीं है। जब हमसे कहा जाता है कि भैया कूड़ा इधर मत फेंको, उधर मत फेंको, थोड़ा ढंग से रहो, फालतू में जो है अपना, मान लीजिए बाइक है उसको ऑन करके मत रखो यार, धुआं पोल्यूशन बचाओ जितना हो सकता है। सब जानते हैं कितना लॉस है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। CO2, फॉसिल फॉइल, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोकार्बन्स, ये जो यहाँ पे आपको वेन डायग्राम दिया गया इसको देख लेना आराम से। ग्लोबल वार्मिंग में GHG का हिस्सा यानी ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड 76% है, काफी समय तक बनी रहती है। एक बार जब ये वायुमंडल में उत्सर्जित होती है तो 40%, और अभी भी 100 वर्षों के बाद 20%, और 1000 सालों के बाद भी 10%, और 10,000 साल के बाद भी बनी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं सब बताऊंगी बेटा, अभी पढ़ते चलो पहले, क्योंकि यहां से एक मैचिंग आई थी आप लोगों की, जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में लिखा था कि कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा टिकी रहती हैं। तो वहां पर उनकी अवधि लिखी गई थी, यानी उसमें जो उनका टाइम था वो लिखा गया था। मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं, ग्रीन हाउस मामलों में शक्तिशाली है। 100 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक है ये मीथेन। सोचिए, जो हम आज ये जो इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका असर आने वाले टाइम में कितना होगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 16% है ये। नाइट्रस ऑक्साइड 100 साल के समय के पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना, और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 6%। ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्लोरिनेटेड गैसेस, मानव निर्मित गैसेस को कहते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, 4 प्रमुख फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं। अगर आपके सामने यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फ्लोरिनेटेड जो गैसेस हैं वो कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC, PFC, SF6 और NF3। उसके अलावा भाप अधिक गर्मी को अवशोषित कर सकते हैं और वातावरण में भी इसको छोड़ा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ये कंटेंट, मतलब क्या ही बताएं, क्वेश्चन बनेगा पक्की बात है यहां से। व्हाट डज UNFCCC स्टैंड फॉर? आंसर करना शुरू करिए अब। पॉल्यूशन भी करवाएंगे, कोई बात नहीं वीरू, जिसकी तबीयत खराब है उसको छूट है, और जिसकी तबीयत सही है अगर उसको नींद आ रही है तो बता दूं कि उसका सिटी इंटीमेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है वही चीजें सामने आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें लगता है कि हमारे को यार टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती हैं, तो होता क्या है, एग्जाम में हो सकता है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। UNFCCC का जो अर्थ है वो क्या है, अभी अभी बताया भी था। ऑप्शन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 2, हाँ, ज्वाइन करने पे, अगर आप ज्वाइन करते हो, मेंबर बनते हो, तो 89 रुपीज से स्टार्ट है पर मंथ के लिए, यानी सिर्फ आपको एक महीने में 90 रुपए देने हैं सिर्फ मेंबरशिप के लिए। और मेरे को नहीं लगता 90 रुपए ज्यादा है किसी के लिए, 100 रुपए भी नहीं है यार, ये तो लोग एक दिन में न जाने कितने रुपए खर्च कर देते हैं। शायद आप अपना मोबाइल भी बिल इससे ज्यादा रुपए खर्च करते होंगे। 90 रुपए का तो जियो नहीं रिचार्ज करता है। तो ये हेल्प के लिए है, कहते हैं ना छोटी छोटी बूंदों से जो घड़ा होता है वो भरता है। तो मुझे जो भी कंटेंट लेना होता है, तो अगर आप लोग हेल्प करोगे, जो सपोर्ट करोगे, उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी।
UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। जिन 197 देशों के कन्वेंशन में पुष्टि की गई उन्हें कन्वेंशन के पक्षधार भी कहा गया। UNFCCC एक रियो कन्वेंशन है, दो में से एक को 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित रियो अर्थ समिट में हस्ताक्षर के लिए भी खोला गया था। ग्रीन हाउस गैसेस में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए ये पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना शुरू करिए, आंसर करिए अब। ऐसे क्वेश्चन से बताइए किस किस का सामना हुआ है। 90 रुपए मुझे नहीं लगता कि एक महीने में अगर कोई एक दिन में भी नहीं मांग रही, यानी अगर आप 100 रुपए की भी किसी को हेल्प करते हो पूरे महीने में, वो भी शिक्षा में, तो शायद इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। कोई बात नहीं तरन्नुम, पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक हैं कौन सी अल्ट्रावायलेट रेस जो है मोर डेंजरस है? UVA, UVB, UVC या इनमें से कोई भी नहीं? देखते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, UVC। UVC सबसे खतरनाक होती है, त्वचा की दूसरी परत में प्रवेश करती है जिससे कि त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है। 3 प्रकार की UV किरणें होती हैं, UV रेस, UVC रेस, UVB रेस और UVA रेस। इसका जो वेवलेंथ है 100 nm का होता है, UVB रेस का होता है 290 nm और 320 nm होता है UVA रेस का। शॉर्टेस्ट वेव यूजुअली डू नॉट पेंट्रेट द अर्थ ओजोन लेयर। और सबसे खतरनाक होती है थर्ड रेस यानी C। UVB रेस लॉन्गर वेव होती है, स्किन सरफेस कैन कॉज सरफेस टैनिंग, बर्निंग, साइन ऑफ एजिंग। लेकिन जो UVA रेस है इससे कैंसर होने की त्वचा में बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये सबसे ज्यादा देर तक रुकने वाली वेव रहती है, 320 nm इसका जो वेव लेंथ है वो रहता है। DNA तक चेंज हो जाता है इसकी वजह से। ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। धन कुंवर देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है साथ में ये जो पूरा डेटा दिया गया है ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये जो कंफ्यूजन पॉइंट है, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं उसके लिए भी यहाँ पर कंफ्यूजन पॉइंट्स है, उसको पढ़ना है आपको। आप कहते हो कि भाई हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास PDF नहीं है, हम कैसे तैयारी करें? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बस करना क्या है, आपको पढ़ना है। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ, आंसर करिए। गुड इवनिंग कृष्णा। हाँ बिल्कुल, आंसर करना शुरू करो। ग्लोबल वार्मिंग में जो तापमान होता है क्षोभ मंडल में बढ़ता है, आयन मंडल में बढ़ता है, मेसोस्फेयर में बढ़ता है या समताप मंडल में बढ़ता है? आपको जो जितना भी ये जो समताप मंडल है, ये जो परतें हैं वो पता होनी चाहिए क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्षोभ मंडल में वृद्धि होती है जब आपके ओजोन या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्षोभ मंडल में वृद्धि होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहां से। क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी की सतह से ऊर्जा के हस्तांतरण द्वारा उत्पन्न होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा पढ़ लेना। और ये है वायुमंडल की परतें। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था और वो ये पूछा गया था कि जो सैटेलाइट होती है वो कहाँ पे चलती है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन ये था कि जो सैटेलाइट्स हैं वो कहां पर चलती हैं? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में? ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपके सामने, बस थोड़ा सा बचा है निधि, जल्दी जल्दी कर लो। अगर हम बात करें
जो सैटेलाइट है वो कहाँ चलती है? एक्सोस्फेयर में, हाई एज 2000 डिग्री सेल्सियस। स्पेस क्राफ्ट चलता है थर्मोस्फेयर, 1500 डिग्री सेल्सियस जहां का तापमान है। 700 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर मेसोस्फेयर, जहां पर 85 डिग्री सेल्सियस का तापमान, मेटेरियर्स यानी जहां पे सितारे तारे नजर आते हैं आपको। स्ट्रेटोस्फेयर का जो रेंज है वो कितना है? 40 से 20 के बीच में। यहाँ पे क्या होता है? रेडियो साउंड, पैराशूट, है ना, ये सब चलते हैं। ट्रोपोस्फेयर 20 से 10 किलोमीटर की रेंज में, ट्रोपोस्फेयर -80 डिग्री। एयरक्राफ्ट, क्लाउड, माउंट एवरेस्ट आता है इसके अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जो पैराशूट है वो कौन से जो है परत में चलते हैं। हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगी सरिता अभी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। तो ये बने हुए हैं एग्जाम्पल, सिर्फ आपको इनको पढ़ना है कि कौन सी किलोमीटर पे कौन सा यहाँ पर आपकी परत पड़ेगी, यानी लेयर ऑफ द जो एटमॉस्फेयर क्या पड़ेगा, और क्लाउड्स अगर होंगे तो वो किस में जाएंगे? ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे। वायुमंडल की परतें, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, यानी ये रही धरती, ये देखिए ये नीचे रही धरती। धरती से जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर आएगा पहला, फिर आएगा ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, सबसे ऊपर आयतन मंडल जिसको हम कहते हैं। शोभ मंडल 16 किलोमीटर के अंतर्गत आता है धरती के। शोभ सीमा 18 किलोमीटर, समताप मंडल 11 से 30, ओजोन मंडल 30 से 50 किलोमीटर, आयन मंडल 50 से 500, आयतन मंडल 500 से ज्यादा में। 700 किलोमीटर ग्रेविटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल। ये चीजें भी आपको पढ़नी है, याद रखिए। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैम क्या ये चीजें लेकर बैठी हैं, बट आ रहे हैं इसलिए ही मैं आपको बता रही हूँ। शोभ मंडल सबसे निचली परत है। मौसम आते हैं बादल, बारिश, बर्फ, जिसमें सीमा परत कहा जा सकता है शोभ मंडल। समताप मंडल अभी अभी आप लोगों ने देखा, इसको पढ़ लीजिएगा इसको। मेसोस्फेयर, वाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर, आयन मंडल, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं आप लोग कि कौन सी लोएस्ट लेवल है, कौन सी हायर लेवल है, कितने किलोमीटर पे है, ये भी पूछा जाता है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा तरन्नुम, बस बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको पीडीएफ मिल रही है, जो क्लासेस हो रही है, उसको कंटिन्यू पढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई हमने 2-3 दिन स्किप कर दिया, पीडीएफ भी नहीं पढ़ा, क्लास भी नहीं पढ़ी, क्योंकि इस समय एग्जाम आ रहा है। मैं सिर्फ वो पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस है। छुट्टी कर दीजिए मैम, रिप्लाई में लालमन, अगर बेटा तुम्हारा अगर आ गया सिटी इंटीमेशन तो क्या करोगे? सिटी इंटीमेशन जिसको जल्दी है जल्दी बताओ बरा जरा, मतलब इतने इंपॉर्टेंट चल रही है, मेरे को लगता नहीं है इसके बाद एनवायरनमेंट की ज्यादा कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन तुम लोग को जल्दी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। मैं खुद ही देखो कितनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या क्या आती हैं? जलवाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। आज के लिए बस, थक गए? मेरा सोचो। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, वायुमंडल का 78.1 हिस्सा बनता है इससे। कार्बन डाइऑक्साइड से कितना हिस्सा बनता है, किसके लिए उपयोग की जाती है? क्योटो प्रोटोकॉल, मीथेन, ओजोन। ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो बेटा, थोड़ी सी मेहनत है, बिल्कुल जरा सी। वो लगान मूवी थी, देखा था ना? मार्च में एग्जाम, किसने कह दिया? कौन सा एड लगा हुआ है? 1 मिनट देखना दो यार। जल्दी से करो इसको।
उसको कैंसिल कर दो अगर वो ऐड आ रहा है। एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, बट जिन बच्चों को ज्यादा नींद आ रही है उनका जरूर डेफिनेटली आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो, आंसर करो। ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में सबसे अधिक मौजूद होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गुड इवनिंग ड्रीम जेआरएफ। चलिए अब क्वेश्चन के आंसर करते जाएंगे, बाकी तुम लोग पढ़ लेना, जल्दी जल्दी हो रही है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत में अवशोषण का मूल्य, ओजोन 10.2, मीथेन 16.3, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 56.4, नाइट्रो ऑक्साइड 5.4। ये डेटा सब लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने पास में। कौन सबसे ज्यादा मौजूद है? प्रोपेन क्या चीज है, इथेन क्या है, मीथेन क्या है? ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मीथेन को। बायोगैस किसका उदाहरण है? बायोगैस किस किस का उदाहरण है अगर बताएं तो? बायोगैस का सोर्स बता सकते हो? अभी नींद आ रही है बताओ तो फिर क्या होएगा कि जैसे ही क्लास ओवर होगी तुम लोग पीडीएफ भी नहीं पढ़ोगे फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग ऑन वार्मिंग इफेक्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट? वैश्विक जलवायु में किसका सकारात्मक विकिरणकारी बल या तापन प्रभाव है? मीथेन गैस, वेरी गुड। पेट्रोल में 10% मीथेन होता है, मीथेन बिल्कुल सही है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, सल्फेट एरोसोल, सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी जल्दी देख लो, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा तुम लोगों ने ही पढ़ना है मेन तो। शोभ मंडलीय ओजोन, ये जितना ये टॉपिक है ना, ये मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा, मैं कंटेंट दूंगी, बोलूंगी, चली जाऊंगी, लेकिन किसको फायदा मिलेगा? जो इसको पढ़ेगा। Identify the correct sequence of country in decreasing order of their contribution to per capita emission of carbon dioxide emission at present. आज 12 बजे तक क्लास ले लें। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा अनिल, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वीडियो की लिंक देख सकते हो। सॉरी, इथेन, इथेन प्रोपेन, अभी जिसकी बात हो रही थी, इथेन पाई जाती है 10%। यस बिल्कुल ठीक। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है, और सबसे अच्छी बात है आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़े हो, जहां पर ना सिर्फ आप हो, आपसे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोई कंफ्यूजन होती है तो टेलीग्राम पर भी जो क्विज होता है पार्टिसिपेट करो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मतलब सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी प्लस गाइडेंस, हर एक चीज। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में उनके योगदान के घटते क्रम में देशों के सही क्रम की पहचान करनी है, घटते क्रम में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी बी ए। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवाया अभी। घटता हुआ क्रम देख लीजिएगा, और एक चीज और देखिएगा, 2021 का डाटा क्या कहता है और 2022 का डाटा क्या कहता है। जो लेटेस्ट डेटा है उसको जरा एक बार नोट डाउन कर लेना अपने पास। 2021 2022 दोनों के डेटा को पढ़ लेना एक बार, ठीक है? वैसे तो सही है ये, लेकिन कभी कभी डेटा चेंज होते हैं तो एक बार ही क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन है कि CO2 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को एक मानते हुए CH4 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का अनुमान लगाया गया है कितना? बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लो बेटा। हुजूर आंसर करो, पवन, राधा, बबीता, प्रिया, रंजना, प्रियंका, आंसर करो बेटा जल्दी से। कुलेश्वर, सैफुल्ला, रंजना, आंसर करो। सृष्टि, भारती, अक्षु, सचिन, सबका आंसर आना चाहिए भाई। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 321। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 321 होगा। CO2 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को एक मानते हुए CH4 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का अनुमान लगाया गया 21।
ठीक है, इसको जरा सा पढ़ लेना। GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWPS की अवधि 100 साल है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लो। मीथेन 100 वर्षों में 21 GWP होने का अनुमान है, मीथेन का। नाइट्रस ऑक्साइड GWP 100 साल के लिए टाइम स्केल के CO2 से 265 से 298 गुना अधिक है। कितना कॉन्सेप्ट है भाई साहब आपके इन्वायरमेंट में। जिधर से सोचो कि यार इधर टॉपिक खत्म होगा, उधर से नया ही टॉपिक शुरू है। चलो ये तो अपन पढ़ा ही चुके हैं आपको, ये तो बताया ही था, अभी यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे एक बारी ये बताइए, बिल्कुल पढ़ो, जो भी चीजें वेबसाइट पे है मैं 1 मिनट वो भी दिखा देती हूँ। और जल्दी से मुझे ये बताओ जरा आप लोग कि आप लोग जैसे अभी ये PYQ देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्लास को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? ये लो, जिसको PDF नहीं मिल रही है वो डायरेक्टली हम यही जो चैनल का नाम है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डालेगा। जैसे ही डालेगा डायरेक्टली आपको यहाँ पर पहले ही दिख जाएगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, ये देखिए इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in, इस पे आप जाएंगे। जिसको भी PDF चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी, वो भी मिल जाएगी। यहाँ पर आएंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्विज दिया हुआ है, उसको सॉल्व करिए। UGC नेट मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। ये जो क्लासेस हैं इसकी PDF आपको यहाँ मिलेगी। क्लासेस स्टार्ट, रीड मोर पे क्लिक करिए। रीड मोर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, सिलेबस दिया है, सिलेबस पढ़ लीजिए, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट करिए, क्विज करिए। और ये देखिए सारे के सारे PDF डले हुए हैं। अलग से मैं कहीं गई हूँ? कहीं नहीं गई हूँ, मैंने आपके सामने गूगल ओपन किया अभी। ये देखिए, इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट एक्ट, हायर एजुकेशन डिजिटल इनिशिएटिव, कल आपको रिसर्च का करवाया था, रिसर्च स्टैटिक्स MCQ विथ थ्योरी नोट्स, ये भी यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने। उसके अलावा मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी जैसे आप देखते हो दोपहर की क्लास में, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, साइट को ओपन करिए, ये देखिए सारे के सारे PDF डले हुए हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो और आपको नोट्स वगैरह मिले तो थोड़ा सा जूम करके नीचे आएंगे तो ये देखिए पिछले साल के जो PYQ हैं उनका रिवीजन है, उनकी PDF डली है। तो मतलब यार अल्टीमेट यहाँ पे इतना सारा PDF है, ये सब डाउनलोड हो रहे हैं अभी, कि तुम लोगों को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग कह रहे हो ना एंड टाइम पे सारी काम, वो वाले काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो रेटिंग कर दो भाई जल्दी से 5 स्टार। चलो थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया। PDF अभी डाल दूंगी, अभी डाल दूंगी बेटा। जिस जिसका PYQ जो है मिलता जाएगा मैं पढ़ाती जाऊंगी, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास होंगी वो। ठीक है, तो बाकी कल मिलते हैं आपसे। कल जो अनअकैडमी की क्लास होगी उसका लिंक भी शेयर कर लूंगी, तो वहां पर अपनी प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।